देखा लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन में हमने प्रोडक्ट बनाए थे ATP, NADH2 और ऑक्सीजन भी इवॉल्व किया था। उसके बाद हमने डार्क रिएक्शन किया और डार्क रिएक्शन में हमने ये जो प्रोडक्ट थे लाइट रिएक्शन के, इनका इस्तेमाल करते हुए ग्लूकोज बनाया। 3 रास्ते मैंने यहाँ बताए थे डार्क रिएक्शन के। पहला था आपका C3 साइकिल, जिसमें ग्लूकोज बनता है। दूसरा था C4 साइकिल। तो मैं बात कर रहा था कि डार्क रिएक्शन में 3 रास्ते थे। C3 साइकिल कुछ पौधे करते हैं, कुछ क्या सभी पौधे, ऑल प्लांट्स C3 साइकिल तो करते ही करते हैं, और कुछ पौधे स्पेशल C4 साइकिल यूज करते हैं। और आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ पौधे CAM साइकिल भी यूज करते हैं, क्रैसुलिसिन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये हमारा सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है। तो C3 साइकिल में क्या हुआ था, ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हुआ था। डार्क रिएक्शन में एक्चुअली CO2 का फिक्सेशन होता है। हमने देखा C3 साइकिल में कि यहाँ RuBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ा गया, जिससे फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड PGA बना था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ही आगे चलकर ग्लूकोज भी बनाया। इसने ग्लूकोज भी बनाया और इसने हमारे लिए रीजनरेशन ऑफ RuBP भी किया था, ठीक है। तो ये आपको 2 चीज पूछा जाता है, PGA फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, और CO2 किसने रिसीव किया था। C4 साइकिल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट ने CO2 को सबसे पहले लिया था। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट एक एसिड बनाता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि मैलिक एसिड के रूप में बंडल शीट सेल में ट्रांसफर हो जाता है, हाँ, मैलिक एसिड। और ये मैलिक एसिड CO2 रिलीज करता है और फिर से ये पाइरुवेट होते हुए PEP बना लेता है। तो मैं सीधा डायरेक्ट PEP बना लिया। ये CO2 वापस क्या करती है, C3 साइकिल करती है। ये एक रास्ता था C4 साइकिल में। कैम साइकिल की भी अगर हम बात करते हैं तो प्लांट स्टोमेटा केवल रात में खोलते हैं। ये कुछ डेजर्ट प्लांट में जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, रेगिस्तान में जो पौधे उगते हैं जिनमें बहुत पानी की कमी जहां होती है, वो पौधे ये साइकिल यूज करते हैं। ये पौधे अगर दिन में स्टोमेटा खोलेंगे तो पानी का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन ये रात में करते हैं। ये क्या करते हैं, रात में करते हैं, ड्यूरिंग द नाइट। नाइट में ही ये अपना स्टोमेटा खोलते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड को रात में अपना वही PEP यूज करके एसिड बना लेते हैं, हैं? रात में क्या बना लेते हैं, एसिड बना लेते हैं। और दिन के समय जब ये स्टोमेटा बंद रखते हैं, उस वक्त ये एसिड यहाँ पर CO2 रिलीज कर देगा। दिन में सनलाइट तो है, सनलाइट है, लेकिन CO2 कहां से आएगा, इस एसिड से आएगा, और ये वापस फिर PEP बन जाता है एसिड। तो ये केवल रात में CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, जिनको दिन में रिलीज करके C3 साइकिल कंप्लीट किया जाता है। तो कुछ डेजर्ट प्लांट हैं जो अपने स्टोमेटा को केवल रात में ही खोलते हैं, दिन में स्टोमेटा बिल्कुल बंद रखते हैं। लेकिन हमको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस तो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के बाद ही हो पाएगा।
तो दिन में जब ये प्रोडक्ट बनते हैं तब इस एसिड से रिलीज CO2 का इस्तेमाल करके ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस तो दिन में ही होता है सभी प्लांट में, ठीक है। ओवरऑल अगर हम बात करें, क्योंकि पूरा फोटोसिंथेसिस इन प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है, कोई भी ये प्रोसेस नहीं होगी अगर ये प्रोडक्ट नहीं होंगे तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था आपका। अब सवाल ये आता है कि C4 साइकिल ज़्यादा अच्छा है या C3 साइकिल ज़्यादा अच्छा है। तो हम बात करेंगे C3 में और C4 में कौन ज़्यादा अच्छा है और क्या कारण है। ध्यान देना, C3 में जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो हर एक मीजोफिल सेल में हो रहा है और हर एक मीजोफिल सेल के पास रूबिस्को एंजाइम है और हर सेल के पास एयर पहुंचती है थ्रू द स्टोमेटा। एयर का मतलब वहां रूबिस्को एंजाइम के पास ऑक्सीजन भी पहुंच रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंच रहा है। ये दोनों गैस वहां पहुंचती हैं रूबिस्को एंजाइम के पास। और ये एंजाइम जब काम करता है तो RUBP के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ता है तब तो हमको फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और ग्लूकोज मिल जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ा तो ये फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए उस मीजोफिल सेल के पास ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा है, अगर उस हवा में ऑक्सीजन ज्यादा है, या मान लीजिए रूबिस्को ने फोटोसिंथेसिस किया और सेल के अंदर ही बहुत ज्यादा अगर O2 बन गई, क्योंकि बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन भी बनता है सेल के अंदर, अगर ये ऑक्सीजन वहां इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो ये फिर RUBP के साथ जुड़ना शुरू कर देता है, ऑक्सीजन जुड़ना शुरू कर देता है। क्योंकि रूबिस्को क्या है, रूबिस्को राइबोलोज के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जोड़ सकता है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम के रूप में भी काम करता है और ऑक्सीजनेज एंजाइम के रूप में भी काम करता है। ये दोनों ही चीज को जोड़ सकता है RUBP के साथ। अगर CO2 जुड़ा तो हमको हमारा फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर RUBP के साथ ऑक्सीजन जोड़ दिया इस RUBP ने तो मुश्किल हो जाएगा, हमको ग्लूकोज नहीं मिलेगा। ध्यान देना, ग्लूकोज नहीं मिलेगा और यहां पर हमको कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट मिलेंगे, जिसमें खास तौर पे मैं बात करूंगा पाइरुवेट और मैं बात करूंगा ग्लाइकोलेट। पाइरुवेट और ग्लाइकोलेट, एक्चुअली RUBP के पास कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन हैं। क्या ऑक्सीजन कोई कार्बन लेके आया? नो, इसके पास कोई कार्बन नहीं है। तो ये जो प्रोडक्ट बने, एक्चुअली ये आपका RUBP जो 5 कार्बन का है, इसी के 2 टुकड़े हो जाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये पाइरुवेट होता है 3 कार्बन का प्रोडक्ट और ग्लाइकोलेट होता है 2 कार्बन का प्रोडक्ट। ये दोनों चीज बनेगी जो प्लांट के लिए बहुत हार्मफुल होगी और इस प्रोसेस में चूंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर हमारी ATP भी खर्च हो जाएगी, ATP का लॉस हो जाएगा। जो ATP हमको यूजफुल थी फोटोसिंथेसिस करने के लिए, उसका नुकसान हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है, क्योंकि ये सही ढंग से पूरी तरह से टूटता नहीं है, कभी पाइरुवेट बनता है, कभी ग्लाइकोलेट बनता है, तो बहुत सारा RUBP CO2 के रूप में भी लॉस होता है। ठीक है, 100% ये RUBP ऐसा नहीं है कि पाइरुवेट और ग्लाइकोलेट पूरा बन जाएगा, कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ रिलीज होती है, कुछ और भी यहाँ केमिकल प्रोसेस चलती हैं, बहुत सारे यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन है। तो हम ये कहेंगे कि आपको अगर ये प्रोसेस थोड़ा सा सीरियसली आप देखें तो इस प्रोसेस में हमको ऐसा लग रहा है कि प्लांट ने ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज की, ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां निकलती है। तो क्या ये फोटोसिंथेसिस है या फिर ये रेस्पिरेशन की जैसी प्रोसेस है?
हमको लगेगा ये तो सर रेस्पिरेशन जैसा हो रहा है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, और प्रोडक्ट के रूप में हमको ग्लूकोज भी नहीं मिला, जो प्रोडक्ट हमको मिलना चाहिए वो प्रोडक्ट भी नहीं मिल रहा है। और ये दोनों केमिकल कंपाउंड प्लांट की हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, कुल मिला के यूजफुल नहीं है। जो अभी जिस चीज की जरूरत थी, हमको ग्लूकोज की जरूरत थी, अब ग्लूकोज नहीं बन रहा है, कुछ और बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अगर केमिकल प्रोसेस प्लांट के अंदर होती हुई दिखाई देती है, तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कम कर रही है, उसका जो एफिशिएंसी है, रूबिस्को का जो काम था उसकी एफिशिएंसी को ये प्रोसेस कम कर देती है, और यहाँ पर हमारा जो आरयूबीपी है वो भी लॉस्ट होता जा रहा है। हाँ, इसमें आरयूबीपी दोबारा रीजेनरेट होके भी नहीं मिलने वाला, ये खराब हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्लांट के लिए ये एक हार्मफुल प्रोसेस है, ये नहीं होना चाहिए था, ये हार्मफुल प्रोसेस है, और ये बिल्कुल रेस्पिरेशन के जैसे हमको दिख रही है, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, और ये पूरी प्रोसेस हो रही है सनलाइट में, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। तो हम इसको रेस्पिरेशन ना कहते हुए हम इसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। हम इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस विच टेक प्लेस इन प्लास्टिड, या हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट, विच टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट, in which RUBP combine with oxygen and make pyruvate or glycolate along with the carbon dioxide. Along with the carbon dioxide. So in this reaction oxygen is used and carbon dioxide is evolved. So this process is known as photorespiration. It is a harmful process. It should not be happened in the plant during photosynthesis, because it will reduce the efficiency of photosynthesis. प्रोडक्ट आपको कम मिलेगा अगर ऐसा होगा तो। ठीक है, तो ये हमको इसमें क्या याद रखना है? हमको याद रखना है कि ये किस ऑर्गन में होती है प्रोसेस, इसके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, और क्या यूज होके क्या यूज इवॉल्व हो रहा है, ये हमको याद रखना है। तो आपको फोटो रेस्पिरेशन ध्यान देना, ये फोटो क्यों बोला? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के दौरान ही दिखाई दे रही है, फोटो में रेस्पिरेशन हो रहा है ना कि सिंथेसिस, तो ये एक हार्मफुल प्रोसेस हो गया। अब जब हम यहाँ C3 प्लांट की बात कर रहे थे तो सभी सेल एक जैसी थी, सभी के अंदर रूबिस्को था, तो मैक्सिमम सेल यहाँ पर CO2 को जोड़ रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन भी तो जुड़ रहा था, इसलिए ये लो एफिशिएंट प्लांट होते हैं, लो एफिशिएंट प्लांट होते हैं। इनमें हार्मफुल प्रोसेस भी देखने को मिलती है, वो प्रोसेस होती है फोटो रेस्पिरेशन, यहाँ C3 प्लांट में देखने को मिलती है। लेकिन जो C4 प्लांट होते हैं, आप ध्यान देना, C4 प्लांट, एयर कहाँ पे आई थी? एयर आई थी मीजोफिल सेल के पास, ये मीजोफिल सेल थी, और यहाँ पर जो आपके बंडल शीथ सेल थी जिनके अंदर एयर नहीं आ रही है, नो एयर, यहाँ पर एयर डायरेक्ट नहीं आई थी बंडल शीथ सेल में, इस बंडल शीथ सेल के अंदर मौजूद है रूबिस्को, और यहाँ पर कुछ इस तरह का मैकेनिज्म है कि ये सेल एसिड के रूप में CO2 को लेके जाते हैं और यहाँ पर वो CO2 रिलीज करते हैं। तो बंडल शीथ सेल में केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस यहाँ नहीं पहुंचती, इसलिए यहाँ का रूबिस्को एंजाइम 100% ये CO2 को ही फिक्स करेगा और आपको ग्लूकोज ही बना के देगा। और यहाँ ये जो नॉर्मल मीजोफिल सेल थी, इनके पास रूबिस्को था ही नहीं, इनके पास तो PEPase एंजाइम था जिसको कोई टेंशन नहीं है, ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो तो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ केवल कार्बन डाइऑक्साइड को ही जोड़ सकता है, ये PEPase एंजाइम, और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है। ये मैलेट के रूप में यहाँ अंदर गया और उसने यहाँ CO2 रिलीज की।
तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कंपैरेटिवली यहाँ पर CO2 और O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए CO2 भी जुड़ जाता है और O2 भी जुड़ जाता है RUBP के साथ। लेकिन यहाँ बंडल शीट सेल में RUBP के साथ चूंकि CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये CO2 यहाँ आराम से फिक्स हो जाता है। और ध्यान देना, एक सेल के अंदर जब लाइट रिएक्शन होती है तब ही ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। अब यहाँ लाइट रिएक्शन ये कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना प्रोडक्ट इसको डिलीवर कर देंगे, इसको लाइट रिएक्शन करने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ बहुत कम चांस है ऑक्सीजन होने के, इसलिए ये मोस्ट एफिशिएंट प्लांट होते हैं। और साथ ही साथ ये रूबिस्को एंजाइम टेम्परेचर के प्रति भी आराम से सरवाइव करता है, क्योंकि टेम्परेचर पहले अपर एपिडर्मिस पे आएगा, फिर मीजोफिल सेल पे आएगा सनलाइट, फिर जाकर यहाँ थोड़ा सा सनलाइट पहुंचेगा, तो इनका रूबिस्को एंजाइम टेम्परेचर से भी सुरक्षित रहता है, इसलिए मैक्सिमम एफिशिएंट वे में काम करता रहता है। यहाँ अगर हाई टेम्परेचर हो गया तो ये एंजाइम की एक्टिविटी प्रभावित हो जाती है और ये कंपैरेटिवली स्लो स्पीड में काम करने लगते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया तो ये एंजाइम के खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। हमने जब एंजाइम टॉपिक पढ़ा था तो बताया था कि जितने भी एंजाइम्स है वो प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन टेम्परेचर और पीएच वैल्यू के प्रति बड़ी ही सेंसिटिव होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते C3 प्लांट। एक जो टॉलरेंट पावर होता है प्लांट के अंदर, जो एक मजबूती होती है वो थोड़ा कम होती है C3 में, और कंपैरेटिवली C4 प्लांट मोर टॉलरेंट प्लांट होते हैं, आसानी से हाई टेम्परेचर पर भी सरवाइव करते हैं। और तो और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इनका स्पीड भी और भी फास्ट हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर यहाँ लाइट रिएक्शन में बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे और उनका इस्तेमाल ये रूबिस्को आराम से करता रहेगा, क्योंकि रूबिस्को अभी भी सुरक्षित है। इसलिए हाई टेम्परेचर पर ये प्लांट आराम से सरवाइव करते हैं और एफिशिएंसी के साथ फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो ये फोटो रेस्पिरेशन की कहानी आपको समझ में आई होगी। अब पूरा कंसेप्ट फोटोसिंथेसिस का समझने के लिए आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया है जिसमें हम C3 प्लांट और C4 प्लांट को कंपेयर करते हैं। C3 प्लांट और C4 प्लांट को कंपेयर करते हैं। वो टेबल ना एक बार देखना बहुत यूजफुल होगा। हम वो सभी पॉइंट्स एक बार बुक से ही पढ़ेंगे और बाकी में उनको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ये मैं एक टेबल की बात कर रहा था, ये आपका एनसीईआरटी बुक है और ये टेबल अगर आप आराम से जवाब दे पा रहे हैं तो समझिए आपको फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फिल इन द कॉलम 2 and 3। हमको ये कॉलम और ये कॉलम भरना है और इनके लिए आंसर मिलेगा यहाँ से छांटना है, इसमें कौन आएगा और इसमें कौन आएगा। ठीक है, तो एज पर द क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन यहाँ C3 में आएगा, C4 में आएगा। ये जरूर आप एक बार समझिए, गौर से ध्यान से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले लिखा है सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक प्लेस। केल्विन साइकिल मतलब C3 साइकिल किस सेल में होता है। तो C3 प्लांट की किस सेल में होता है C3? 100% वहां तो एक ही जैसी सेल होती है, मीजोफिल सेल, तो इसमें आएगा मीजोफिल। और C4 प्लांट की किस सेल में होता है केल्विन साइकिल? आंसर आएगा बंडल शीट सेल में होता है केल्विन साइकिल। तो ये हमको यहां फिल कर देना है। अगला लिखा है सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑक्योर। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किस सेल में होता है? CO2 कहां फिक्स होती है? तो यहां पर भी मीजोफिल सेल आएगा C3 में और C4 में भी मीजोफिल सेल आएगा, क्योंकि CO2 का फिक्सेशन मीजोफिल में ही हुआ था, PEP के साथ वो जुड़ गई थी। तो यहां पर भी मीजोफिल आएगा, यहां पर भी मीजोफिल आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाउ मेनी सेल टाइप डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2? कितने टाइप की सेल होती हैं CO2 फिक्सेशन के लिए? C3 में केवल एक ही टाइप की सेल होती हैं, जबकि C4 में 2 टाइप की सेल होती हैं।
ये 2 टाइप बंडल शीथ एंड मीजोफिल ये आएगा C4 में, और 1 टाइप मीजोफिल ये आएगा C3 में। ये 3 वाला कोई काम का नहीं है, ठीक है। विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, C3 में कौन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है? तो यहाँ 5 कार्बन का शुगर है RuBp C3 में। C4 में कार्बन डाइऑक्साइड किसने एक्सेप्ट किया था? PEP ने, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ये आपका यहां पे आएगा। अगला बात करता है नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, जिसने CO2 को रिसीव किया उसके पास कितने कार्बन थे? तो C3 में 5 कार्बन का RuBp था, और C4 में 3 कार्बन का PEP था, जिसने 4 कार्बन का OAA बनाया था। याद आ गया आपको? वेरी गुड। विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, जब CO2 फिक्स हो गया तो कौन सा प्रोडक्ट पहले बना जो स्टेबल था? तो C3 में बना फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA, और C4 में बना OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बना फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बना उसमें कितने कार्बन थे? तो C3 में 3 कार्बन थे, तभी तो नाम पड़ा C3 प्लांट, और C4 प्लांट में वो 4 कार्बन थे OAA के पास, इसलिए वो बना C4 प्लांट, ठीक है। डज द प्लांट हैव रूबिस्को, क्या C3 में रूबिस्को होता है? यस, हर मीजोफिल सेल में रूबिस्को होता है। क्या C4 में रूबिस्को होता है? यस, C4 प्लांट में भी रूबिस्को होता है, बंडल शीथ सेल में, ध्यान देना ये होता है। अगला हम बात करेंगे डज द प्लांट हैव PEP केज एंजाइम, PEP एज जिसको हम यूज कर रहे थे, PEP केज आप जो भी बोले, क्या C3 प्लांट में PEP एज एंजाइम होता है? नो, यहां पे कोई रोल नहीं है PEP का। क्या C4 में होता है? यस। कौन सी सेल में होता है? मीजोफिल सेल में होता है। विच सेल इन द प्लांट हैव रूबिस्को, पूछा रूबिस्को किस सेल में होता है? यहां सभी मीजोफिल में होता है, ऑल मीजोफिल सेल, लेकिन रूबिस्को C4 प्लांट का होता है बंडल शीथ सेल में, ठीक है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन, बहुत तेज उजाला दे रहे, लाइट ज्यादा दे रहे तो C3 प्लांट में हम इसको मीडियम कर सकते हैं, क्योंकि या लो कहना ज्यादा ठीक रहेगा। अगर बहुत ज्यादा हाई लाइट रहेगा तो उसके एंजाइम डिजेनरेट होंगे, तो C3 में फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाएगी, लो यहां लिखना है, और C4 प्लांट हाई लिखना है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी की लाइट में वो और अच्छे ढंग से फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, क्योंकि उसका रूबिस्को सुरक्षित है अंदर, उसको कोई टेंशन नहीं है। और लाइट प्रोडक्ट, जितना लाइट आएगा उतना ज्यादा लाइट रिएक्शन होगा, उतना ही ज्यादा वाटर स्प्लिट होगा, और चूंकि ये प्लांट मोर टॉलरेंट होते हैं इसलिए कोई खास दिक्कत नहीं आएगा। अगला हम बात कर रहे हैं वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी। देखिए अगर कम उजाला है तो यहां पर ऑक्सीजन कम बनेगा सेल में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस स्लो चल रहा है। ध्यान देना, अगर खुद सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस फास्ट स्पीड से चलेगा तो ज्यादा ऑक्सीजन बनेगी और ज्यादा चांस हो जाएंगे रूबिस्को के साथ जुड़ने के। अगर लो लाइट है तो यहां स्लो चल रहा है, इसका मतलब यहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, मतलब फोटो रेस्पिरेशन के चांस काफी कम है, नेग्लिजिबल हमको C3 में लिखना पड़ेगा। और यहां पर तो होगा ही नहीं, यहां पर भी आप नेग्लिजिबल लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है। C4 में तो कभी फोटो रेस्पिरेशन होने के चांस ही नहीं है, तो यहां नेग्लिजिबल हम लिखते हैं, ठीक है। लो लाइट में ध्यान देना, लो लाइट में मैंने C3 में नेग्लिजिबल किया है। अगर हाई लाइट होगा तो यहां पर फोटो रेस्पिरेशन बहुत हाई हो जाएगा,
क्योंकि खुद सेल ऑक्सीजन अंदर बना लेगी और वो फोटो रेस्पिरेशन करना शुरू कर देगी। Whether photo respiration is present at high light intensity, देखिए हाई लाइट आ गया, इसका मतलब C3 में बहुत ज्यादा हाई फोटो रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाएगा, लेकिन C4 में तो ये नेग्लिजिबल ही रहेगा, वहां होता ही नहीं है फोटो रेस्पिरेशन। Whether photo respiration would be present at low CO2 concentration, जितना कंसंट्रेशन लो होगा, जितना कंसंट्रेशन CO2 का लो होगा, उतने ही ऑक्सीजन जुड़ने के चांस बढ़ जाएंगे। मतलब अगर CO2 का लो कंसंट्रेशन किया तो C3 में हाई हो जाएगा फोटो रेस्पिरेशन, और C4 में ये तो नेग्लिजिबल ही चलता रहेगा। हालांकि यहाँ पर CO2 कंसंट्रेशन कभी कम नहीं होगा, क्योंकि वो डिफ्यूज होके एसिड के रूप में इधर आता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ नेग्लिजिबल ही चलेगा। Whether photo respiration would be present at high CO2 concentration, अगर CO2 की कंसंट्रेशन बहुत हाई है तो C3 में भी फोटो रेस्पिरेशन नेग्लिजिबल होगा, और C4 में तो नेग्लिजिबल ही चलेगा। अगला हम बात करते हैं कि टेम्परेचर ऑप्टिमम क्या है। ऑप्टिमम एक एफिशिएंट, जिस पर एफिशिएंटली पूरा फोटोसिंथेसिस होगा, तो थोड़ा लो टेम्परेचर वाला 20 to 25 C3 के लिए फेवरेबल है, 20 से 25 C3 के लिए, और 30 to 40 ये आपका C4 के लिए सुटेबल होगा। 30 to 40, अबव 40 तो देखिए बहुत एक्सेस हो जाएगा, तो वो तो सभी के लिए नुकसान करेगा, चाहे C4 हो या कोई भी प्लांट हो। ऑप्टिमम की अगर हम बात करें तो 30 से 40, हालांकि ये और भी ज्यादा हाई टेम्परेचर को सहन कर पाएगा C4। एग्जाम्पल हम देंगे तो यहाँ पर आप इसमें से कट करके देख लीजिए, जिसमें क्रैंज एनाटॉमी है वो C4 में, और जिसमें एक ही जैसी सेल है वो C3 में होगा। तो क्रैंज एनाटॉमी हमेशा C4 प्लांट में पाया जाता है। मुझे लग रहा है कि ये पढ़ने से आपको बहुत कुछ कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अब हम बात करेंगे कुछ फैक्टर के जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं। फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर है जो प्रभावित करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे लाइट की, हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, हम बात करेंगे टेम्परेचर की और वाटर की। बस 4 फैक्टर हैं, और ये समझते ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमने पूरी ओवरऑल फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। हम बात करेंगे वाटर, हम बात करेंगे लाइट, हम बात करेंगे यहाँ पर CO2 कंसंट्रेशन, और हम यहाँ पर बात करेंगे टेम्परेचर, हो गया लाइट, टेम्परेचर। बस ये 4 फैक्टर यहाँ हमको डिस्कस करना है कि फोटोसिंथेसिस कैसे प्रभावित होता है। देखिए, फोटोसिंथेसिस के लिए पानी तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही प्रोटॉन आपके लिए प्रोवाइड करता है, और ये एक केमिकल रिएक्शन के लिए मीडियम भी प्रोवाइड करता है। बिना पानी के सेल के अंदर कुछ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर पानी कम है, अगर मान लीजिए पानी कम है, तो फोटोसिंथेसिस आपका कम होगा। अगर पानी आप बढ़ाते जा रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाएगा, लेकिन ये तब तक बढ़ेगा जितना उसके एंजाइम्स हैं। बस एक मैक्सिमम, ऐसा थोड़ी है कि पानी में पेड़ डुबो दिया तो आपका फोटोसिंथेसिस बहुत तेज हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। जब तक बढ़ेगा जब तक कि और बाकी के फैक्टर लिमिटिंग ना हो जाए, तो ये इस तरह का आपका आएगा। ठीक है, सिंपल सा है, पानी होना बहुत जरूरी है। लाइट की बात करते हैं तो अगर कम उजाले से, जैसे सनलाइट तो बहुत आवश्यक है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो लाइट जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाएगा, और फाइनली वो स्टेबल हो जाएगा। अब और ज्यादा लाइट बढ़ाने से, अगर आपने टेम्परेचर अलग है, लाइट अलग है, और ज्यादा लाइट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब सुबह मॉर्निंग में कम लाइट रहती है तो स्लो फोटोसिंथेसिस होता है, दोपहर तक आते आते मैक्सिमम स्पीड से प्लांट फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं, और उसके बाद और थोड़ी कोई इसमें फर्दर इंक्रीजमेंट तो होगा नहीं।
हाँ, तो इस तरह का ये आएगा। लाइट का मैंने बोला, अगर ये टेम्परेचर होता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता। टेम्परेचर में क्या होता कि टेम्परेचर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही एंजाइम एफिशिएंसी से काम करेंगे। ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे तो आपका हाई रहेगा, अगर इससे कम होगा तो ये डाउन रहेगा, अगर इससे ज़्यादा होगा तो एंजाइम खराब हो जाएंगे, फिर डाउन रहेगा। तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पर फोटोसिंथेसिस बहुत फास्ट स्पीड से होती है। हालांकि इसके लिए 30 से 40 हमने C4 प्लांट के लिए बताया, और 20 to 30 मान लीजिए ये आपका C3 के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इससे कम आएंगे तो डाउन हो जाएगी स्पीड, ज्यादा जाएंगे तो भी डाउन हो जाएगी। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो एक रॉ मटेरियल के रूप में CO2 चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, रॉ मटेरियल के रूप में। तो जैसे जैसे CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो चांस बन जाएंगे कि RuBP के साथ CO2 ही जुड़ेगा। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन CO2 की होगी फोटोसिंथेसिस बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा CO2 कंसंट्रेशन होने पर इसका हार्मफुल इफेक्ट भी प्लांट में दिखाई देता है, कुछ टॉक्सिक केमिकल बनते तो डाउन भी हो सकता है। फिलहाल हम इसको सिंपल अगर बात करते हैं तो शुरुआत में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर फोटोसिंथेसिस बढ़ता है। अब जितने एंजाइम थे अगर सब के सब CO2 को जोड़ रहे हैं तो अब और कितनी भी CO2 बढ़ाओ, अब इससे ज्यादा मैक्सिमम जाने के बाद और फर्दर मैक्सिमम पॉसिबल नहीं है। और अगर आपने ज्यादा बनाया और कुछ टॉक्सिक केमिकल बन गए तो रेट डाउन ही होगी, लेकिन अब और फर्दर बढ़ नहीं सकते। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है, थोड़ा सा अपना बस थोड़ा लॉजिक दिमाग में होना चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है। बाकी यहाँ से कभी भी कोई खास क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाएंगे। हालांकि कुछ जो ग्राफ आपको दिए हैं वो थोड़ा सा दिमाग में डाल लें तो बेटर होता है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर आज लगभग कंप्लीट हो गया है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं छूटा जो आपको परेशान करता हो। ठीक है। हम अगर ओवरऑल पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं तो यहाँ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स थे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स थे जो PS फर्स्ट और PS सेकंड के रूप में काम कर रहे थे, और उन्होंने प्रोडक्ट के रूप में हमको ATP और NADH2 दिया था। इनका इस्तेमाल करके हमने CO2 का फिक्सेशन किया और हमने बनाया ग्लूकोज। और इसके लिए प्रोसेस हमारे पास मौजूद थी, या तो C3 साइकिल कर रहे थे या C4 कर रहे थे, या कुछ डेजर्ट प्लांट कैम साइकिल भी कर रहे थे। बस उनका तो केवल एक दिक्कत था कि वो जो एसिड बना रहे थे, ये C4 प्लांट तो दिन में ही बना लेते हैं, ये केवल रात में एसिड बनाते हैं, और रात में फिर जब दिन होता है तो उस एसिड से CO2 रिलीज करके अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। बस इतनी सी चेंज था और कोई खास नहीं है। बाकी जैसा C4 है बिल्कुल ऐसा ही कैम साइकिल है। C4 तो दिन में भी कर रहा था वो एसिड स्टोर, ये केवल रात को करता है, बस इतना सा अंतर है। ठीक है। और फोटो रेस्पिरेशन जरूर थोड़ा दिमाग में रखिए, फोटो रेस्पिरेशन के कारण ही C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस की स्पीड कम होती है। या ऑक्सीजन यूज होता है और CO2 इवॉल्व होती है, प्रोडक्ट भी नहीं बनता है, ATP भी खर्च हो जाती है, और आपका बहुत सारा प्रोडक्ट यहाँ पर जो बनना चाहिए था उसकी जगह हार्मफुल प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो ये ओवरऑल एक फोटोसिंथेसिस जिसको रटना नहीं, थोड़ा समझना है, और कुछ क्वेश्चंस आप करने की प्रैक्टिस करो, कुछ नोट्स भी बनाओ, आपके बहुत काम आएगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।